तो मैं एक बार फिर से आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ ताकि रिकॉर्डिंग में आ जाएगा वो। क्वेश्चन ये है, consider a spherical gaseous cloud of mass density rho far in space, free space, where r is the radial distance from its center. The gaseous cloud is made of particles of equal mass and moving in circular orbits about their common center with the same kinetic energy k. यानी हर पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी सेम है, यानी स्पीड हर पार्टिकल की क्या है यहाँ कांस्टेंट यानी सेम है. The force acting on the particles is their mutual gravitational force if rho of r is constant in time. यानी ये टाइम के साथ वेरी नहीं कर रहा है लेकिन डिस्टेंस के साथ वेरी कर रहा है. द पार्टिकल नंबर डेंसिटी अपने को फाइंड करना है, रो ऑफ आर बाई एम की वैल्यू क्या है. तो देखो कैसे करेंगे ऐसे क्वेश्चन. तो यहाँ इसमें सब जगह पार्टिकल्स भरे हुए हैं, है ना. और यहाँ जो पार्टिकल उसका मास है में ये सर्कल में घूम रहा है. इसका मतलब है कि हम यहाँ क्या लगाएंगे, गॉस लॉ इन ग्रेविटेशनल फील्ड जो बताया था कॉन्सेप्ट उसको यूज करूंगा मैं यहाँ. तो आप देख रहे हो कि इसका मतलब इस जगह पर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, ई होगी मान लेते हैं. तो यहाँ लिखेंगे ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर और अ क्लॉज सरफेस इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा एम एन क्लॉज 4 पाई जी. ठीक है. अब यहाँ पहले देखते हैं कि ये सर्कल में अगर घूम रहा है इसका मतलब हुआ कि इसको रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से मिल रहा है, यानी रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स जो है यानी ये दे रहा है इसको एक तरह से. यानी इसको क्या लिख सकते हो आप, एम इंटू ई लिख सकते हो ना. एफ को क्या लिखोगे, ई, एफ इक्वल टू एम इंटू ई, जो कि ये ई जो यहाँ है. ठीक है, क्योंकि ई की डायरेक्शन क्या होगी, अंदर की तरफ होगी, तभी तो इसको सेंट्रीपिटल फोर्स मिलेगा. उसको मास से मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर्स आ गया. यानी हमारे पास में एम वी स्क्वायर इक्वल टू एम ई आर, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ गया, के, क्योंकि ये कह रहा है कि कांस्टेंट है. इसका मतलब है कि ए की वैल्यू क्या होगी हमारे पास में, 2 के बाई एम आर. ये ए की वैल्यू अपने को यहाँ से मिल गई. अब इसमें हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या कहता है, ये कहता है क्योंकि ई और डीएस इसको बाहर की तरफ होगा, हमेशा बाहर की तरफ लेते हैं, कोई बात नहीं, उसको मैंने पॉजिटिव मान लिया पूरा क्योंकि डायरेक्शन मुझे पता चली रही है. तो इसको क्या लिखेंगे, लेकिन ये पूरा इंटीग्रेट करेंगे तो 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू एम एन क्लोज 4 पाई जी. ई की वैल्यू यहाँ से रखेंगे तो आप देखो पहले 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट हो गया और ये कितना है, तो 2 के बाई एम आर स्क्वायर इक्वल टू एम एन क्लोज इंटू जी. तो हमारे पास एक आर से आर कैंसिल आउट हो गया तो हो गया 2 के बाई एम आर इक्वल टू एम एन क्लोज जी. अब ध्यान से समझना है इसको, देखो हमें इस यानी एम एन क्लोज मतलब है टोटल मास अपने को चाहिए, एम एन क्लोज चाहिए. ओके, तो कैसे करेंगे इसको, देखिए मैंने मान लिया कि किसी एक्स डिस्टेंस पे जाके अगर मैं डीएक्स एलिमेंट लेता हूँ तो क्योंकि यहाँ डेंसिटी वेरिएबल है तो इस डीएक्स के लिए यानी एक्स से डीएक्स के लिए क्या हो जाएगी डेंसिटी, यानी इस डीएक्स के लिए सब जगह कांस्टेंट होगी. तो इस डीएक्स का जो वॉल्यूम है कितना होगा, 4 पाई एक्स स्क्वायर डीएक्स इंटू यहाँ की डेंसिटी क्या हो जाएगी, अब रो ऑफ एक्स हो जाएगी. और अब इसको अगर इंटीग्रेट करें हम लोग 0 टू आर तो ये क्या दे देगा आपको, एम एन क्लोज दे देगा ना. आधी बात समझ में, ये क्या दे देगा, एम एन क्लोज. इसको यहाँ रख देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 के बाई एम आर इक्वल टू 0 टू आर 4 पाई एक्स स्क्वायर डी एक्स रो ऑफ एक्स, और जी को यहाँ ले लेते हैं. ये हमारे पास में आ गया. अब क्या करते हैं, कॉन्सेप्ट क्या, देखो हमने क्या किया अल्टीमेटली. अब इसको एक मैथ्स में आप पढ़ोगे कॉन्सेप्ट, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 2 के बाई एम किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, आर के रेस्पेक्ट में, क्योंकि आर हमारी लिमिट है, अपर लिमिट लिमिट ये है. तो 2 के बाई एम और ये क्या हो जाएगा 4 पाई जी. और दरअसल ये वैल्यू लिखेंगे हम लोग यहाँ 4 पाई आर स्क्वायर
रो ऑफ आर, लिमिट मैंने यहाँ लगा दी, क्योंकि आप खुद ही देखिए इसको डिफ्रेंशिएट कर रहा है, जब आप इंडिकेट करोगे तो डी आर इधर आएगा कि नहीं आएगा एक तरह से, तो ये क्वांटिटी वापस से मिल जाएगी ना। तो ये एक मेथड होता है जिसमें क्या करते हैं, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो लिमिट को लगा देते हैं वहाँ। ठीक है, तो हमारे पास हो जाएगा 4 पाई जी 4 पाई r² और dx, क्योंकि नीचे चला गया ना एक तरह से, क्योंकि डिफ्रेंशिएट किया हमने, तो ये आ गया। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, हमारे पास में वैल्यू आ गई है रो ऑफ आर। तो कितना आ गया भाई ये, एक मिनट, ये 4 पाई कहाँ से आ गया, ये 4 पाई था, ठीक है ना, ये वैल्यू आ जाएगी जी, ये केवल यहाँ तुम्हारे पास आ गया, इसको 2 से कैंसिल आउट कर देंगे, तो रो ऑफ आर इक्वल टू आ गया k/, एक मिनट कुछ गड़बड़ किया क्या मैंने, हम्म, देखते हैं चलो, तो कितना हो जाएगा यहाँ, 2 पाई m r² g। अब अगर मैं यहाँ m से डिवाइड करूँ इसको, या, है ना, तो क्या हो जाएगा, यानी रो ऑफ r बाई m, और ये इक्वल टू आ गया k/2 पाई m² r²g। ये आंसर आना चाहिए। तो इसमें कौन सा मैच कर रहा है, तो इसमें मैच कर गया ये, कौन सा, डी ऑप्शन, k/2 पाई r² m²g, तो ये आंसर है। क्या दिया था इसका आंसर, तो डी ऑप्शन आ रहा है इसमें। बात समझ में आ गई है, हाँ, तो ये कॉन्सेप्ट है, लगाना है इस तरह से, मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा क्या कॉन्सेप्ट है। हम्म, हाँ सर। हाँ सर। हाँ। तो अब क्या करना है, एक्सरसाइज 2, चलिए। तो मैंने पहले कहा, देखो कॉन्सेप्ट उतना ही है, जो पढ़ाया गया है उसको अच्छे से तैयार कर लो, कोई दिक्कत नहीं, सारे फॉर्मूले याद कर लो आप अच्छे से। एक्सरसाइज 2 पार्ट 1, बताइए। फिफ्थ, कौन सा? 5, 15th, 6th, 8th, थर्ड, थर्ड, हम्म, 15th, हो गया, हाँ 11th, हाँ, और बताओ, हो गया। पार्ट 2, 15 हो गया, second, second, हाँ, third, हम्म, fourth, हम्म, 8th, 8 और 7th, 7th, हम्म, 10th, हम्म, और बताइए। सर पार्ट 1 में 16th पेज। हम्म, हम्म, पार्ट 2 में हो गया, हो गया ना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, पार्ट 1 का।
क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? A uniform ring of mass capital M is lying at a distance √3r from the center of a uniform sphere of mass m. यानी हमारे पास में ये एक स्फीयर दिया है और रिंग दिया है। अब यहाँ देखो आप, रिंग की वजह से स्फीयर पर फोर्स निकालना आसान है, लेकिन स्फीयर से रिंग पर निकालना उतना आसान नहीं है। कैसे नहीं है वो समझ लेते हैं अभी। इसकी रिंग की जो रेडियस है वो आर है, इसका मास कैपिटल एम है, इन दोनों के सेंटर के बीच की डिस्टेंस अपने को दिया हुआ है √3r है, इसका मास स्मॉल m है स्फीयर का और रेडियस r है। ये कह रहा है कि देन ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्टेड बाय द रिंग ऑन द स्फीयर पूछ रहा है, तो रिंग की वजह से स्फीयर पे पूछ रहा है, तो वो तो निकालना बड़ा आसान है, लेकिन स्फीयर की वजह से रिंग पे निकालना आसान नहीं है। लेकिन रिंग की वजह से स्फीयर पे जो फोर्स लगेगा या जो स्फीयर की वजह से रिंग पे जो फोर्स लगेगा, दोनों का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होगी? डायरेक्शन अपोजिट होगी, मैग्नीट्यूड क्या होगा? सेम होगा। ओके, तो देखो कैसे करेंगे। सिंपल कॉन्सेप्ट है, हमें मालूम है कि रिंग की वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी। ये वाला क्वेश्चन हो गया सबसे? हाँ सर, सर थर्ड अलग है आपका। सर कौन सा क्वेश्चन था यार, फिर चेंज कर दिया क्या इन्होंने शीट में? ये तो हो गया था ना, फिर इसका मतलब इसको तो करने की जरूरत नहीं है ना। सर थर्ड वाला सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड है। ये 1 मिनट रुको, ये तो हो गया, कोई दिक्कत नहीं, इसमें तो बताने की जरूरत ही नहीं है ना। ये क्या क्वेश्चन नंबर 2 तो नहीं है? पहले वाला तो नहीं था? फर्स्ट वाला है, फर्स्ट वाला। फर्स्ट वाला है ना। पहले मैं ये वाला भी बताता हूँ फिर आपको। तो इसमें क्या करेंगे, इसकी वजह से अपने को मालूम है कि यहाँ फील्ड कितना होगा, तो वो इधर की तरफ होगा, है ना? क्यों? हमारी बात सुन में, इसके यहाँ देखें, क्योंकि सारा मास ये आउटर वाला पॉइंट है ना, तो इसका वाला सारा मास कहाँ मानेंगे? सेंटर पे मानेंगे इसका। यहाँ का ई अपने को मालूम है, ई कितना होगा रिंग की वजह से। तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू रिंग, तो वो होता है G(m)(x) x² प्लस r² टू पावर 3/2, क्योंकि रिंग का कितना होता है, वो होता है दरअसल Q(x/4πε0), है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, और ये होता है x² प्लस r² टू पावर 3/2। तो 1/4πε0 की जगह G ले लिया, Q की जगह M ले लिया, तो ये आ गया। यहाँ हमें मालूम है ना, क्योंकि इसका मास कैपिटल M है, x आपको पता ही है √3r है, तो बस फोर्स कितना आ जाएगा, m इंटू ई कर देंगे, इसका मास इंटू ये आ गया आंसर। ठीक है, पहला क्वेश्चन। Spherical hollow cavity is made in a lead sphere of radius r such that its surface touches the outside surface of the lead sphere and passes through its center. The mass of the sphere before hollowing was m, capital M. With what gravitational force will the hollowed out lead sphere attract a small sphere of mass m? तो ये इस तरह का क्वेश्चन तो मैंने आपको करना सिखाया था। क्या करना है इसमें, हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी किया था, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाएंगे यहाँ। तो क्या करेंगे, देखो यहाँ ये हमारे पास में स्फीयर है और इसने r/2 रेडियस की कैविटी बना दी एक तरह से। तो पहले जब पूरा ये स्फीयर का मास कैपिटल M दे रखा है, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, ऐसा कैविटी बना लेंगे और इसमें बाकी में मास ऐसे, और एक सेंटर से, इसके स्फीयर के सेंटर से कितनी डिस्टेंस पर एक पार्टिकल रखा है, m, d डिस्टेंस पर रखा है, d डिस्टेंस पे पार्टिकल रखा हुआ है। ठीक है, तो चलो, और इसके रेडियस अपने को दे दीजिए। क्या बताना है अपने को, इन दोनों के बीच में बताना है ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा। तो देखो कैसे करेंगे, डी की वैल्यू अपने को दे रखी 2r,
तो इसको ऐसा करेंगे, यहाँ से देखो ये पूरा स्फीयर होगा जिसका मास कैपिटल एम है। अच्छा, इसकी कैपिटल एम अगर मास तो इसकी डेंसिटी निकाल लेंगे, तो m/4/3 πr³ इसका तो मास m का m ही रह जाएगा, माइनस इसका मास निकाल लेंगे, क्योंकि इसका मास कितना हो जाएगा, तो m/8 हो जाएगा। इसको मैं m डैश ले लेता हूँ, क्यों, क्योंकि इसकी रेडियस कितना है, r/2, आप निकालिएगा आ जाएगा। तो ये जो सिस्टम है ये इसके इक्वल है ना। इसका मतलब है इसकी वजह से कितना हो जाएगा, Gm ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी यहाँ d² है ना। अगर मैग्नीट्यूड की, अगर वेक्टर की बात करेंगे तो कितना होगा फिर, माइनस आई कैप माइनस इसकी वजह से, तो ये डिस्टेंस लेंगे हम लोग, क्योंकि d माइनस r/2 है, तो जाएगा -GM' d-r/2 का होल स्क्वायर है ना। और इस पूरे को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, स्मॉल m से, तुम्हारे पास है फोर्स आ गया। इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो, तो ऐसे करना था इसको। पूरा एक स्फीयर बनाना था, फिर एक कैविटी वाला एक स्फीयर बनाना था, इसमें से इसको सेपरेट करेंगे तो फिर उसको इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, इसके सेंटर से इसकी डिस्टेंस कितना है, d-r/2 का होल स्क्वायर इंटू m कर देंगे। m डैश की वैल्यू आपको पता ही है ना, m/8 आ जाए, बस ऐसे करना। ये भी होगा। क्वेश्चन नंबर 5 सही है, क्या है जो पूछ रहा है, ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 सही है क्या, पूछा है ना आप लोगों ने। तो इसमें जो फोर्थ है वो हमारी शीट का फिफ्थ है। अच्छा, 4th वाला है। क्वेश्चन नंबर 4, the gravitational potential of two homogeneous spherical shells A and B separated by large distance of same surface mass density। तो देखो शेल्स अपने को दिया हुआ है ना, ये ए शेल यहाँ है और बी शेल यहाँ है, ये ए शेल है ये बी शेल है, दोनों के बीच की डिस्टेंस लार्ज है, ऑफ सेम सरफेस मास डेंसिटी, इसका भी सिग्मा और इसका भी सिग्मा है। तो the gravitational potential of two homogeneous spherical shells A and B separated by large distance of same surface mass density at their respective centers are in the ratio। अच्छा, ये दिया हुआ है, यानी अपने को दिया है VA/VB इक्वल टू दिया है 3/4। If the two shells collapse into single one such that the surface mass density remains the same, then the ratio of potential at an internal point of the new shell of two shell A's। अच्छा, तो यहाँ देखो सरफेस पे निकालो या सेंटर पे कहीं भी किसी पॉइंट पे निकालो, शेल के अंदर और सरफेस पर सब जगह पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है। ये बात हो चुकी थी हमारी। हमें नई शेल और ए शेल के बीच में रेशियो बताना है, इनको कोलैप्स करा दिया, तो एक का मास हमारे पास में मान लेते हैं m1 है, दूसरे का मास मान लेते हैं m2 है, तो टोटल मिला के मास कितना हो गया इनका, m1 + m2 हो गया। ठीक है, अब मास तो हमारा क्या हो गया दोनों का, m1 + m2 हो जाएगा, लेकिन रेडियस के बारे में क्या करेंगे, उसकी रेडियस क्या बननी चाहिए। बस ये कह रहा है कि इफ द टू शेल्स कोलैप्स इनटू सिंगल वन such that the surface mass density remains the same, यानी ये सॉलिड नहीं बनाया अभी भी इसने, दोनों को कोलैप्स करा के क्या बनाया, शेल ही बनाया है। चलो करते हैं, डेंसिटी बस सेम है, तो यहीं से क्लू है हमारे पास में, डेंसिटी सेम है। तो तीसरा जो सी स्फीयर बना एक तरह से, उसकी रेडियस मान लेते हैं हम लोग r3 है और इसका भी सिग्मा ही है ना। लेकिन जो टोटल मास इसका हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, m1 + m2 हो जाएगा। तो ये तो हमारे पास में इसने दिया हुआ है, तो यहाँ से क्या करेंगे, मान लेते हैं कि इसकी जो रेडियस है वो r1 है, इसकी जो रेडियस है
वो मान लेते हैं R2 है ना। तो हमारे पास में ये आ जाएगा इस तरह से। तो अब आप देखो यहाँ, इसका मास m1 है, इसका सिग्मा क्या हो जाएगा, m1 बाई 4 पाई R1 का होल स्क्वायर। और ये देखा जाए तो ये क्या है, m2 बाई 4 पाई R2 का होल स्क्वायर। और ये रिलेशन से अपने को मिलेगा कुछ ना कुछ, देखो यहाँ से, है ना। मैं पहले इसके लिए लिख लेता हूँ, इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, ये C मान लो बन गया हमारे पास में, C इक्वल टू G m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाई R3 माइनस के साथ लेंगे। और इसका जो सिग्मा होगा वो कितना आ जाएगा, m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाई 4 पाई R3 स्क्वायर, है ना। अब यहाँ से देखो VA कितना होगा, माइनस GM1 बाई R1, है ना। और VB कितना हो जाएगा, माइनस GM2 बाई R2। और इनका रेशियो भी अपने को दिया हुआ है, तो रेशियो दिया है तो कितना है हमारे पास में, यानी 3/4 इक्वल टू आ जाएगा 1/m2 इंटू ये हो जाएगा R2/R1। एक रिलेशन तो ये आ गया हमारे पास में, ठीक है। अब इनमें रिलेशन निकाल सकते हैं, देखो m1 m2 की वैल्यू यहाँ रख सकते हैं, है ना। तो R1 R2 में एक रिलेशन मिल जाएगा, एक रिलेशन तो ये दे रखा अपने को। और आप चाहो तो एक चीज़ और कर सकते हैं, यहाँ एग्जैक्ट रिलेशन आ जाएगा, m1 m2 की वैल्यू यहाँ रखो, 3/4 m1 कितना लिखोगे, सिग्मा 4 पाई R1 का होल स्क्वायर, और इसका सिग्मा 4 पाई R2 का होल स्क्वायर इंटू R2/R1, यानी हमारे पास कितना आ गया है, ये आ गया R1/R2, यानी ये रिलेशन आ गया 3/4 इक्वल टू R1/R2, ठीक है। और अच्छा, R1/R2 का रेशियो अगर ये आ गया तो यहाँ से M1 M2 का रेशियो भी निकाल सकते हो आप। तो M1 M2 का रेशियो क्या हो जाएगा, देखो M1 इक्वल टू, तो इसके हिसाब से क्या रहा है ना, मिल जाएगा, मतलब कोई दिक्कत नहीं, आप कर लोगे। क्योंकि R1/R2 का रेशियो आ गया, यहाँ से R1/R2 का रेशियो आप यहाँ रखो तो आपको यहाँ से M1 M2 का रेशियो मिल जाएगा। M1 M2 का रेशियो मिल गया तो आपको क्या बताना है, आपको बताना दरअसल VC/VA, यानी हो जाएगा माइनस एम मतलब प्लस हो जाएगा M1 प्लस M2/R3, और ये हो जाएगा M1 इंटू R1। और यहाँ से रिलेशन आपको मिल जाएगा, एक रिलेशन यहाँ से मिलेगा, M1 M2 की वैल्यू यहाँ रखो, R1 R2 का रेशियो पता ही है तो सॉल्व कर लीजिएगा, आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करना था, एक रिलेशन यहाँ से मिलेगा क्योंकि डेंसिटी सेम है। और बताइए, ये हो गया। फिफ्थ बताना था इसका, ये तो हो गया ना, ये तो नहीं है ना भाई, क्योंकि इसमें क्वेश्चन नंबर 6 भी आपने नहीं पूछा सर। है। ये बताना है, क्वेश्चन नंबर 6 बताना है, ये भी हो गया इसका। क्वेश्चन नंबर 7, हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 7 बताना है। A block of mass m is lying at a distance r from a spherical shell of mass m, radius r is shown in the figure. Then only gravitational field inside the shell is 0. Gravitational field and gravitational potential both are 0 inside the shell. Gravitational potential as well as gravitational field inside the shell are not 0. तो देखो क्या हो रहा है यहाँ, कांट बी असर्टेन, ठीक है। ये हमारे पास में क्यूब दिया हुआ है, और यहाँ एक शेल दिया हुआ है। तो यहाँ ये जैसा नॉन कंडक्टिंग का कॉन्सेप्ट था वो यहाँ अप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ कोई पोलराइजेशन वाला या इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडक्शन वाला कॉन्सेप्ट तो कुछ होता नहीं है। तो यहाँ क्या होगा, शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना,
मतलब सॉरी ग्रेविटेशनल फील्ड जो है ना वो जीरो नहीं होगा। शेल का मास m है, इसकी रेडियस r है, ठीक है, और इसका जो ब्लॉक है क्यूबिक ब्लॉक है उसका मास m है। तो होगा क्या दरअसल यहाँ, ना तो ये तो बात सही कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्यों? क्योंकि शेल की खुद की वजह से अंदर तो जीरो होगा, लेकिन ये रखा हुआ है नहीं यहाँ, इसकी वजह से यहाँ फील्ड मिलेगा आपको। तो ये कंडक्टर थोड़ी है कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा क्योंकि यहाँ से लाइन सेंटर नहीं कर रही है, ऐसा नहीं होता है यहाँ। यहाँ क्या होगा, इसकी खुद की वजह से फील्ड जीरो है, लेकिन इसकी वजह से फील्ड अपने को मिलेगा, और पोटेंशियल तो यहाँ जीरो होना ही नहीं है। तो इस शेल के अंदर यानी इनसाइड दी शेल neither gravitational field intensity nor gravitational potential will be zero. Gravitational field intensity due to shell itself will be zero, but due to block gravitational field intensity will not be zero. तो ये आंसर है इसका, ठीक है, क्योंकि उसका फील्ड होगा यहाँ, क्योंकि ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला। तो नॉन कंडक्टर में जैसा कॉन्सेप्ट था वैसा कॉन्सेप्ट यहाँ रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 बताना है। In a spherical region, the density varies inversely with the distance from center. तो बताने की जरूरत ही नहीं। इन अबव प्रॉब्लम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को भी बताने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10 बताना है। क्वेश्चन नंबर 11 बताना है। क्वेश्चन नंबर 12 बताना है। हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 12 बताना है। Assuming that the moon is a sphere of the same mean density as that of the earth, यानी अर्थ और मून की डेंसिटी सेम है, एंड 1/4 ऑफ इट्स रेडियस, यानी मून की रेडियस r/4 है और इसकी जो रेडियस है r है। द लेंथ ऑफ सेकंड्स पेंडुलम ऑन द मून, इट्स लेंथ ऑन अर्थ सरफेस दिया हुआ है अपने को, ये इट्स लेंथ ऑन अर्थ सरफेस 99.2 सेंटीमीटर है। तो सेकंड पेंडुलम का मतलब क्या हुआ कि टाइम पीरियड कितना है, 2 सेकंड होता है। सेकंड पेंडुलम का टाइम पीरियड मालूम है ना कितना होता है, 2 सेकंड होता है। तो क्या हो जाएगा इसका मतलब, लेंथ कितना दिया है इसका, इट्स लेंथ ऑन अर्थ सरफेस से 19 है, तो हमें बताना है कि वहाँ उसकी लेंथ क्या होगी, ये बताना है। द लेंथ ऑफ द सेकंड पेंडुलम ऑन द मून बताना है 99, तो यानी एल ई अपने को दिया 99.2 सेंटीमीटर। तो अर्थ के केस में इसका टाइम पीरियड कितना है, 2 सेकंड है। इसको यहाँ जी डाउनवर्ड लग रहा है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, यानी t = 2 हो जाएगा 2π√L/g, यानी LE अर्थ पे, तो 2π√LE डिवाइडेड बाई g की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ, g 4/3πr³ डिवाइडेड बाई r² इंटू रो। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। मैंने क्या ले लिया है, g/m/r² ले लिया मैंने, ठीक है। और ये टाइम पीरियड वहां भी रहना चाहिए, तो वहां क्या हो जाएगा उस केस में, तो वहां जाएगा हमारे लिए
तो ये हो जाएगा 2 सेकंड इक्वल टू 2 पाई रूट एल, है ना, मून पर, और ये जाएगा जी 4/3 पाई आर मून टू पावर 3 रो, डेंसिटी सेम है, बाई आर मून का होल स्क्वायर। इसको डिवाइड कर लो, आ जाएगा आंसर। और अपने को यहाँ रिलेशन दे रखा है, आर मून इक्वल टू कितना है, R/4 दिया हुआ है, डेंसिटी सेम है, सॉल्व कर लो, एल एम की वैल्यू मिल जाएगी आपको। और बताइए, ये बताना है 13, फोर्टीन बताना है। हाँ हाँ सर। हाँ सर। नेक्स्ट है 14। The geostationary satellite orbits around the Earth in a circular orbit of radius, दिया हुआ है अपने को। Then the time period of space satellite orbiting a few hundred kilometers above the Earth's surface will approximately be. तो geostationary satellite around the Earth in a circular orbit of radius अपने को दिया हुआ है, ठीक है। और एक इस जो कि फ्यू और का दिया, तो अपने को बताना द टाइम पीरियड ऑफ स्पेस सैटेलाइट ऑर्बिटिंग अ फ्यू हंड्रेड किलोमीटर्स सरफेस, जो कैसे करेंगे। ये अर्थ है, अब फ्यू हंड्रेड बोला है, इसका मतलब ऑलमोस्ट उसकी रेडियस क्या मान लेंगे हम लोग, अर्थ की रेडियस ही मान लेंगे, यानी इस ऑर्बिट में मान लो घूम रहा है जो स्पेस सैटेलाइट है, ठीक है, तो उसकी रेडियस ऑलमोस्ट क्या मान लेंगे, आर मान लेंगे, और ये इस रेडियस में घूम रहा है जो कि स्टेशनरी सैटेलाइट है। इसकी जो रेडियस है वो अपने को दे रखा है, यानी इसका जो टाइम पीरियड है वही अर्थ के रोटेशन का है, यानी इसका जो ओमेगा है वही इसका भी ओमेगा है, यानी 24 आवर्स है इसका, है ना। तो इसका मास कैपिटल एम है, इसका मास उसके सैटेलाइट का मास से तो कोई फर्क पड़ता नहीं। तो हमारे पास में क्या है, T²/4π² और ये क्या है, R³ और यहाँ अपने को स्पाई जो है सैटेलाइट, है ना, तो T² = 4π²/GM, ये क्या हो जाएगा, R³, डिवाइड कर दो, टी की वैल्यू आपको पता ही है, इस केस में टी कितना है, 24 आवर्स, सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा, डिवाइड कर लो, ठीक है। बस इसमें यह था कि रेडियस आर लेना था आपको स्पेस सैटेलाइट के लिए, बस इतना ही कॉन्सेप्ट था, तो आ जाएगा। नेक्स्ट, ये बताना है 15 बताना है, ये बताना है 16। हाँ सर। हाँ सर। If Newton's inverse square law of gravitation had some dependence on radial distance other than this one, which one of Kepler's 3 laws of planetary motion would remain unchanged? तो देखो कौन सा अनचेंज रहेगा, तो क्या हो गया इसमें, सही तो बता रहा है भाई। आपने देखा एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट आता है, एंगुलर मोमेंटम क्या आ रहा था, कांस्टेंट आ रहा था। तो एंगुलर मोमेंटम जब हम लोग लिखते हैं तो एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट क्यों आ रहा था, क्योंकि टॉर्क जीरो आ रहा था, क्योंकि फोर्स का जो टॉर्क है वो जीरो आ रहा था। अब कोई भी फोर्स हो वो तो हमेशा सन के सेंटर से पास होगा, सन के सेंटर से जब पास होगा तो एंगुलर मोमेंटम तो हमेशा कमजोर रहेगा। तो एंगुलर मोमेंटम के केस में कहाँ इस बात पर डिपेंड कर रहा था कि फोर्स क्या है, ये थोड़ी आता है।
फिर कह रहा है कि फर्स्ट लॉ ऑन नेचर ऑफ ऑर्बिट्स, थर्ड लॉ ऑन डिपेंडेंस ऑफ ऑर्बिटल टाइम पीरियड ऑफ ऑर्बिट्स सेमी मेजर एक्सिस, वो तो डिपेंड करेगा ही, ठीक है। फर्स्ट लॉ ऑन नेचर ऑफ ऑर्बिट्स, तो Kepler's laws, three laws of planet motion would remain unchanged, ठीक है। तो इस केस में जैसे हमने देखा कि क्या था, पूरा प्लानेटरी सिस्टम था, है ना। तो उसमें हमने देखा कि जो लॉज चल रहा था वो क्या था। लेकिन अगर मान लो क्योंकि इससे मैं आपको समझा सकता हूँ, क्योंकि आपने देखा होगा कि इलिप्स हो या सर्कल हो, है ना, हम लोग इसमें क्या लिखते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स लिखते हैं। इसमें तो सेंट्रीपिटल फोर्स लिखते हैं, यानी इन दोनों के बीच में जो भी फोर्स होगा वो न्यूटन का जो लॉ है उसके अकॉर्डिंग लिखते हैं, है ना। तो यहाँ भी जो प्लानेटरी सिस्टम इन्होंने जो वाला जो सोलर सिस्टम है, दरअसल उसमें जो फोर्स आ रहा है इन दोनों के बीच में, वो ग्रेविटेशन का जो लॉ है G m1m2/r², उसके करस्पॉन्डिंग है। लेकिन ये तो कहीं से भी डिपेंड नहीं करेगा। देखो आप एंगुलर मोमेंटम की अगर बात करें तो एंगुलर मोमेंटम, क्योंकि आप देख रहे हो कि इसको फोर्स इधर की तरफ लगेगा, जब यहाँ होगा तो फोर्स इधर लगेगा, जब यहाँ होगा तो इसको फोर्स इधर लग रहा होगा। तो एंगुलर मोमेंटम तो हमेशा क्या है, कंजर्व है ना। सारी बात समझ में। अब ये है कि ये एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है, तो ये सर्कल भी हो सकता है, वहाँ भी एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा, है कि नहीं। वहाँ भी एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व ही रहेगा, क्योंकि वो इस बात पर डिपेंड नहीं कर रहा है कि इनके बीच में फोर्स क्या है, ठीक है। इसलिए आंसर वही हो गया। नेक्स्ट हमारे पास में इसमें कौन सा बताना है, क्वेश्चन नंबर 1 बताना है। हाँ सर। हाँ सर। पार्ट 2 का क्वेश्चन नंबर 1। A projectile is fired vertically up from the bottom of a crater hole on the moon. Projectile is fired vertically up from the bottom of a crater big hole on the moon. The depth of the crater अपने को दिया हुआ है, यानी ये हमारे पास में मून है और यहाँ एक क्रेटर इसमें बना रखा है। इसकी डेप्थ भी इसने दिया हुआ है, R/100 है, और इसकी जो रेडियस है वो R है। Where r is the radius of the moon. If the initial velocity of the projectile is same as the escape velocity of the moon surface, इसको जो भेजा जाए तो उसकी वेलोसिटी कह रहा है v, वो दरअसल v के इक्वल है, और इस केस में v कितना आ जाएगा, सरफेस से भेज रहा है तो √2gm/कैपिटल R आ जाएगा। कह रहा है कि द मैक्सिमम अप्रोक्सीमेट हाइट अटेन्ड बाय द प्रोजेक्टाइल अबव द लूनर सरफेस इज xr, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x बताना है। तो मतलब क्या है, देखो जब सरफेस को इसको सरफेस से इस पार्टिकल को या इस ऑब्जेक्ट को भेजेंगे तो ये वेलोसिटी निकल आ जाएगी, एस्केप वेलोसिटी। लेकिन ये यहाँ से इसको भेज रहा है v स्पीड से, तो किसी हाइट पे जाके इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, यहाँ 0। तो ये हाइट पूछ रहा है कि हाइट क्या है, ये मान लेते हैं h है, तो एनर्जी कंजर्व करवा देंगे। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि यहाँ ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, यहाँ ये डिस्टेंस कितना होगा, ये r होगा, और r इक्वल टू कितना है, यहाँ R-R/100 है, यानी कितना हो गया 99 R/100 है कि नहीं। तो आपको मालूम होना चाहिए यहाँ का पोटेंशियल कितना हो, क्योंकि हमें मालूम है जनरल पोटेंशियल क्या होता है, -Gm/2r³ 3r² - अब ये फॉर्मूला याद नहीं तो कुछ नहीं कर पाओगे, एनर्जी कंजर्व करवा दो, आ जाएगा। पोटेंशियल यहाँ का मिल गया मुझे,
आर मुझे पता ही है 99 आर बाई 100 है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल, काइनेटिक एनर्जी फाइनल, तो जीरो इनिशियल पोटेंशियल माइनस जी एम बाई 2r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर बाई 2r क्यूब, r की वैल्यू ये रखना है आपको यहाँ, स्मॉल r की वैल्यू, इनटू m प्लस काइनेटिक एनर्जी तो हाफ m VE का होल स्क्वायर इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल जी तो माइनस GMM बाई R प्लस H प्लस काइनेटिक एनर्जी जीरो, और VE की वैल्यू आपके पास यही आ जाएगा, आंसर सॉल्व कर लीजिए। ये कौन सा क्वेश्चन था? पहला। ये पहला क्वेश्चन है हमारे पास। नेक्स्ट बताओ, क्वेश्चन नंबर 2 बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 बताना है। हाँ सर। 4 बताना है। क्वेश्चन नंबर 4, अपने को ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी दिया हुआ है 3 I कैप माइनस 4J कैप न्यूटन पर केजी। फाइंड आउट द वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग अ पार्टिकल ऑफ मास 1 kg बाय 1 मीटर अलोंग लाइन। क्या कह रहा है? द ग्रेविटेशनल फील्ड इन रीजन इज गिवन बाय दिस वन, फाइंड आउट द वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग अ पार्टिकल ऑफ मास 1 kg। मास कितना है? 1 kg। कितना डिस्प्लेस कर रहे हैं? 1 मीटर। और लाइन क्या है? तो 4y इक्वल टू 3x प्लस 9। इस लाइन के अलोंग अपने को 3 मीटर लेके जाना है। ठीक है, तो चलो करते हैं। वर्क डन बाई, फाइंड आउट वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग, केवल डिस्प्लेस कर रहे हैं, यानी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या है यहाँ? 0 है। कितना लेके जा रहे हैं इस लाइन के अलोंग? लाइन के अलोंग हम लोग लेके जा रहे हैं 1 मीटर। ठीक है, तो आप यहाँ देखो इस फोर्स की डायरेक्शन, इससे देखो यहाँ पहले अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर्स क्या हो जाएगा? देखो यहाँ, तो फोर्स आ जाएगा ME वेक्टर। कितना हो गया है? यानी 1 ही है। कितना हो गया? 3I कैप माइनस 4J कैप न्यूटन आ गया, और यही इक्वल टू क्या हो जाएगा? MA वेक्टर, है ना? तो ये आ जाएगा, मतलब फोर्स ही आ गया। कुल मिला के इसको अभी बात मत करो। अब आप देखो पहले इस फोर्स को देखो, फोर्स की डायरेक्शन किधर है यहाँ? क्योंकि ये y एक्सिस से x एक्सिस है। फोर्स की डायरेक्शन क्या कह रहा है? इधर है और इधर है। इसका मतलब हुआ कि ये 3 है और ये 4 है, यानी इन दोनों का रिजल्टेंट देखेंगे हम लोग। तो ये आप देखो ये एंगल कितना है यहाँ? ये एंगल 53 आ जाएगा, क्योंकि ये 3 न्यूटन है, ये 4 न्यूटन है, यानी इस लाइन में जा रहा है एक तरह से। नहीं, इस लाइन में नहीं, फोर्स तो इस डायरेक्शन में। अब इससे देखो आप, यानी अगर इसका स्लोप की अगर आप बात करो, स्लोप क्या रहा? देखो इसका, इसका अगर स्लोप देखो, इसको मैंने मान लिया M2 है, तो कितना आ रहा है? माइनस, है ना? कितना आ जाएगा? -4/3 आ जाएगा इसका स्लोप। इसका स्लोप देखो आप क्या रहा है, इसका स्लोप देखो, इस लाइन का स्लोप क्या रहा है? 3x/4 प्लस 9, यानी इसका M1 कितना आ रहा है? 3/4 आ रहा है। आपको मालूम होगा, एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा आपने कि अगर इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन -1 आ जाता है, इसका मतलब क्या हुआ? कि लाइन परपेंडिकुलर है। मालूम है ना आपको? इफ M1 इंटू M2 इक्वल टू -1, देन मतलब क्या हुआ? दोनों लाइन क्या है यहाँ? परपेंडिकुलर है। इसका मतलब क्या हुआ? कि वर्क क्या होगा यहाँ? 0 होगा ना, ये तो सीधा ही आ गया।
अरे भाई ये पढ़ा आपने स्ट्रेट लाइन में कॉन्सेप्ट? हाँ सर। हाँ सर हाँ सर वर्क क्या हो गया, जीरो आ गया, सीधा सीधा आ गया हो तो कुछ करना ही नहीं पड़ा मुझे। नेक्स्ट बताओ। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 बताना है क्या? नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 बताना है क्या? भाई किया है ना? क्वेश्चन नंबर 7 बताना है क्या? हाँ सर हाँ सर। Our sun with mass revolves on the stage on the edge of our Milky Way galaxy, which can be assumed to be spherical having radius. Also assume that many stars identical to our sun are uniformly distributed in the spherical Milky Way galaxy. If the time period of the sun अपने को दिया हुआ है and the number of stars in the galaxy are nearly, then find the value of A. A की वैल्यू अपने को बताना है। जो कैसे करेंगे? हमारे पास में ये गैलेक्सी मान लो और इसमें ये सन है और सन की अपनी स्पीड है v है और टाइम पीरियड इसका दे रखा अपने को t इक्वल टू 10⁻15 सेकंड है एंड द नंबर ऑफ स्टार्स इन द गैलेक्सी ये दिया हुआ है, पाई स्क्वायर 10 लेना है। रेडियस इसका अपने को दिया हुआ है r इक्वल टू 10⁻20 मीटर है और सन का जो मास है वो भी अपने को दिया तो 2 × 10⁻30 kg है। तो हमें बताना है कि इस गैलेक्सी के अंदर कितने स्टार्स हैं, ये बताना है। मतलब तो ये निकल रहा है ना? तो चलो करते हैं। कैसे करेंगे भाई इसको? तो अपने को बताना है कि नंबर ऑफ स्टार्स इन द गैलेक्सी, यार जी की वैल्यू भी ले लेता हूँ मैं। 20/3 × 10⁻⁻1 एम के एस यूनिट में है और पाई स्क्वायर यहाँ लिया इसने 10। ठीक है, हमें बताना है नंबर ऑफ स्टार्स। तो चलो करते हैं। और क्या पूछ रहा भाई? परपेंडिकुलर है तो बताया ना। अच्छा ना हो तो कैसे नहीं, तब तो फिर करेंगे ना। ई वेक्ट आपको बताया था ना, एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर से कर लेंगे। एफ वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर से करेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा डी डब्ल्यू, तो इससे कर लेंगे। ओके, अब जैसे ही हमारे पास में स्टार्स इसके अंदर है तो टोटल मास तो मैं बता दूंगा इसका। टोटल मास तो कितना हो जाएगा, है ना? तो टोटल मास एनक्लोज मास तो कितना आ जाएगा यहाँ? तो हमारे पास इसमें क्या करेंगे, यानी एन इंटू एम मास आ जाएगा। ये तो टोटल मास हो गया। और हमारे पास में ये कॉन्सेप्ट है ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इक्वल टू एम एन क्रॉस 4πg। तो ये तो हो गया हमारे पास में ई इंटू 4πr² इक्वल टू एम एन क्रॉस कितना हो गया, एन एम इंटू 4πg, यानी ई मिल गया। ई को एम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, यानी पहले मैं क्या करता हूँ यहाँ से 4π से, तो 4π कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ से ई निकाल लेता हूँ मैं। तो ई कितना हो जाएगा यहाँ, ई आ जाएगा हमारे पास में एन एम जी बाई r², एन एम जी तुम्हारे पास आ गया, यानी एम ई इक्वल टू ये हो गया फोर्स, तो ये कितना हो जाएगा एन एम स्क्वायर जी बाई r²।
है ना, और ये इक्वल टू क्या लिखोगे आप, एम ओमेगा स्क्वायर आर ना, यानी एम आर 2 पाई/कैपिटल T का होल स्क्वायर ना, सब दिया हुआ है, आप सॉल्व कर लो। तो एम से तो एम कैंसिल आउट हो जाएगा, एन इक्वल टू कितना आ गया यहाँ, तो एन इक्वल टू आ जाएगा एम आर क्यूब 4 पाई² टी² और एम स्क्वायर जी। तो एम से तो एक एम कैंसिल आउट हो गया, तो क्या क्या दिया आपने को, आर, आर है हो जाएगा 22 पावर, सॉरी कितना 20, 10⁻20 तो पावर 3 इंटू 4 इंटू 10 डिवाइड बाई टी² कितना है, तो 10⁻15 होल स्क्वायर एम कितना दिया भाई इसने, 2 इंटू 10⁻30 इंटू जी की वैल्यू क्या दिया इसने 20/3 इंटू 10⁻11, तो ये आना चाहिए, सॉल्व कर लो देखते हैं ये कितना हो गया, 10⁻60 इंटू 40 डिवाइडेड बाई 10⁻, देखो ये कितना हो गया 30, है ना, तो कितना हो गया 60 इंटू 2 इंटू 20/3 इंटू 10⁻11, यानी ये कैंसिल आउट हो गया, ये 40 से 40 भी कैंसिल आउट हो गया, कितना आ गया है 3 इंटू 10⁻11 आ गया, एन की वैल्यू क्या आ गई यहाँ 3 इंटू 10⁻11, इसका मतलब क्या हुआ, ए इक्वल टू 11 आंसर आना चाहिए। कैसे करना था? आ गया, नेक्स्ट बताओ। क्वेश्चन नंबर 8 बताना है। हाँ सर। हम्म, हाँ सर। assume Earth to be a sphere of uniform mass density. The energy needed to completely disassemble the planet Earth against the gravitational pull against its constituent particles is this one. Find the value of x. Given the product of mass of Earth and radius of Earth to be this one है। तो इसमें दरअसल क्या करना है, अर्थ की टोटल एनर्जी क्या बताया था मैंने, माइनस स्फीयर की क्या बताया था, -3gm² / 5r, याद आ रहा है। अगर इसको डिसेंबल करना है इसका मतलब हुआ इतनी एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, ये बात हुई थी, तो यानी एनर्जी सप्लाइड, तो वो हो जाएगा प्लस इसका 3gm² / 5r, सॉल्व कर लो आ जाएगा। नहीं आ रहा है कैसे, क्या क्या दिया देखो वैल्यूज, क्वेश्चन नंबर 8, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन अपने को दिया हुआ है। गिवन द प्रोडक्ट ऑफ मास ऑफ अर्थ एंड रेडियस, यानी m इंटू आर, ये दे दिया अपने को 2.5 इंटू 10⁻31, और g की वैल्यू भी दिया है इसने, g कितना है 10, जो को क्या लिखेंगे हम लोग gm/r, इसको लिखेंगे। तो क्या करेंगे ऊपर नीचे हम लोग यहाँ, यानी एनर्जी सप्लाई को मैं ये ले लेता हूँ यहाँ, है ना, तो हो जाएगा 3gm², और क्या करें, क्या बताना है अपने को इसमें, x की वैल्यू बताना है, मतलब x यानी 15 × 30, ठीक है। तो कैसे करेंगे, ये हमारे पास में है 3gm² / 5r, इतनी एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी क्योंकि इतनी इसकी पोटेंशियल एनर्जी है,
तो सेपरेट करना है तो इतनी एनर्जी देना पड़ेगा। तो एम की वैल्यू अपने को दिया हुआ है और कुछ कर सकते हैं क्या यहाँ से? सर ऊपर नीचे 8 से मल्टीप्लाई कर दो। ऊपर नीचे 8 से मल्टीप्लाई करेंगे जिससे क्या होगा? अच्छा हाँ, आ जाएगा एम आर बाई 5 स्क्वायर, यानी हो गया 3G बाई आर स्क्वायर, और यहाँ एम इंटू आर, हो गया 3/5, और जी एम बाई आर स्क्वायर कितना, 10 इंटू एम इंटू आर कितना आ रहा है, तो 2.5 इंटू 10⁻31। तो ये तो मल्टीप्लाई हो गया 25 का कितना 5, यानी आ गया 15। कितनी एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी? 15 इंटू 10⁻31 जूल। ये आंसर है। इसको डेल्टा ए कर दूंगा। इतना सिंपली क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हो गया। 9th बताना है। बताना है क्या? नहीं, 10th बताना है। हाँ चलो 10th करते हैं। हाँ सर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? इफ द रेडियस ऑफ अर्थ इज आर and height of satellite above Earth's surface is r, then find the minimum co-latitude which can directly receive signal from satellite। दरअसल इसमें co-latitude क्या होता है? इसका टॉप व्यू दिखा रहा हूँ मैं अर्थ का, और सैटेलाइट यहाँ से सेंटर से 2r डिस्टेंस पर है, यानी ये इस ऑर्बिट में घूम रहा है सैटेलाइट। तो यहाँ से इस पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, और ये हमारे पास में सैटेलाइट है। तो रेडियस आ रहे तो एंगल बताना। तो देखो ये ऐसे है, तो लैटिट्यूड का मतलब यहाँ देखो, ये टॉप से देख रहे हैं और ये ऐसे घूम रहा है अर्थ, और ये भी मान लो ऐसे घूम रहा है। तो यहाँ से टेंजेंट मैंने ड्रॉ किया यहाँ से, है ना? तो आप देख रहे हो कि ये एंगल कितना होगा, निकाल सकता हूँ मैं, क्योंकि ये 2r है, ये r है, तो ये 60 डिग्री हो गया। और लैटिट्यूड मतलब ये होता है बस इस पर परपेंडिकुलर, यानी ये इस लाइन से परपेंडिकुलर, यानी ये जो एंगल होता है ना अल्फा, तो अल्फा कितना आ गया है? 30 डिग्री। इसको बोलते हैं कोलैटिट्यूड। ठीक है, तो ये आंसर है 30 डिग्री। बस यही था। और डीपीपी दिया था, डीपीपी कौन सा रहेगा? 13 14। 14। डीपीपी 13 करते हैं ना। बताइए डीपीपी 13 पूछो। सर 7th। और बताओ। 13th। 18th 14 14th 18th। और बताओ। बस क्वेश्चन नंबर 7, the minimum distance of the real image of a real object found by concave mirror focal length f from the mirror is। मिरर से बताना है इसकी मिनिमम डिस्टेंस ऑफ द रियल इमेज ऑफ अ रियल ऑब्जेक्ट।
ऑफ अ रियल ऑब्जेक्ट, तो कितनी होगी? सही तो है, देखो कैसे। क्वेश्चन नंबर 7 देखो आप, ये कॉनकेव मिरर है, वो जो क्वेश्चन है प्रिज्म वाला, वो डिस्कस करना है क्या? तो इसने इमेज बताना, रियल इमेज, तो एफ ही तो है आंसर। देखो कैसे, क्योंकि अगर मान लो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा है, यानी लास्ट डिस्टेंस पर अगर ऑब्जेक्ट रखा है, तो जो भी रेज आएगी तो सब कहाँ से पास होगी? ऐसे फोकस से, मतलब ये ऐसे इसके फोकस से पास होगी। उसका आंसर मिनिमम तो √2 है, और दूसरे वाले का नॉट पॉसिबल है ना। और ये यहाँ आएगा, मान लो ये रे, लास्ट डिस्टेंस आए तो सबके सब कहाँ हो, यानी कहाँ पे मिलेगी अपने को ये सब? इसको बोलते हैं दरअसल हम लोग फोकल प्लेन में मिलेगी सब रेस। कहाँ मिलेगी? दरअसल फोकल प्लेन में मिलेगी। तो आप देखो कि ये जो इमेज यहाँ मिलेगी अपने को फोकल प्लेन में, है ना, ये रेस जो भी आएगी दरअसल वो यहाँ ऐसे आना चाहिए था इसको। ये सब के सब कहाँ जाएगी? फोकल प्लेन में। ये जो डिस्टेंस होती है, मिनिमम डिस्टेंस है, तो वही रियल इमेज की, क्योंकि उसके बाद तो अगर जैसे जैसे वो आता जाएगा तो इमेज यहाँ से क्या करेगी, इधर जाने लगेगी ना, तो दूर जाती जाएगी ना वो तो। और जैसे ही आएगा ऑब्जेक्ट, तो फिर इमेज भी यहाँ मिली जाएगी, और ऑब्जेक्ट जैसे ही इधर निकलेगा इमेज उधर चली जाएगी, तो गैप होता चला जाएगा ना। मिनिमम डिस्टेंस क्या हो फिर तो, लेकिन जब ऑब्जेक्ट का होना चाहिए एट लार्ज डिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। An observer approaches towards a stationary source of sound at constant velocity and recedes away at the same speed. The graph wavelength observed with the time is। क्या कह रहा है देखो, एन ऑब्जर्वर अप्रोचेस टुवर्ड्स स्टेशनरी, तो स्टेशनरी सोर्स अगर है तो भाई वेवलेंथ तो सेम ही बनी रहेगी पूरे मीडियम में, चेंज थोड़ी करेगी। ये तो बात हुई थी हमारी। तो ऑब्जर्वर मूव करता है रे, उसको क्या लेना देना? अगर मान लो सोर्स जब आपने बोल ही दिया कि जो साउंड सोर्स है वो रेस्ट पर ही है, तो उसकी वजह से जो वेवलेंथ है वो तो फिक्स होगी हर उसके लिए। तो ये जो वेवलेंथ होगी वही वेवलेंथ यहाँ होगी, वेवलेंथ यहाँ होगी, वही वेवलेंथ यहाँ होगी, है ना। वेवलेंथ तो चेंज नहीं करेगी। तो अब ऑब्जर्वर यहाँ से जाता है जाए, इधर से आके इधर चला जाए, क्या फर्क पड़ता है? तो वेवलेंथ ये चेंज नहीं करेगी, क्योंकि सोर्स क्या है, यहाँ रेस्ट पर है। ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम बनी रहेगी। इसका मतलब ग्राफ देख लो आप, किसके बीच में ग्राफ पूछ रहा है, आ जाएगा आंसर वही, तो स्ट्रेट लाइन मिलेगा आपको। हाँ, लेकिन अगर ये मूव कर रहा होता ऑब्जर्व सोर्स तब दिक्कत होती। तो यहाँ वेवलेंथ और टाइम के बीच में है, तो यहाँ वेवलेंथ है लैम्बडा और ये टी, तो ऐसे स्ट्रेट लाइन मिलेगी आप पैरेलल टू टाइम एक्सिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में 14। Cylinder rolls without slipping over a horizontal plane. The radius of the cylinder is equal to 10 centimeter. The curvature radius of trajectory traced out by the point A in the figure is 40। सही तो आ रहा है, देखो कैसे। ये रिंग हमारे पास में दिया है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये वर्टिकल है, ये पॉइंट ए है, और ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट बी है, और ये पॉइंट ओ है। प्योर रोलिंग कर रहा है, यानी अगर ये वेलोसिटी वी है और ये ओमेगा है,
तो हमें बताना है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर उस पॉइंट की क्या होगी। तो क्या करना होता है, देखो ये, तो यहाँ इसकी वेलोसिटी क्या मिलेगी अपने को, 2v ना, या 2 ओमेगा आर। अगर इसकी रेडियस आर है तो जो कि आर अपने को कितना दिया है इसने, आर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर दिया है। तो आप देखो इस पॉइंट का एक्सेलरेशन क्या है, इस पॉइंट का एक्सेलरेशन है ओमेगा स्क्वायर आर। तो हमारे पास कॉन्सेप्ट क्या है, ए सी इक्वल टू वी नेट का होल स्क्वायर बाई आर। हमें स्मॉल आर चाहिए, तो आर इक्वल टू वी नेट मतलब 2v का होल स्क्वायर बाई ए सी कितना है यहाँ, ओमेगा स्क्वायर आर। और प्योरोलिंग कर रहा है तो v इक्वल टू ओमेगा आर भी तो है, v इक्वल टू ओमेगा आर। तो हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ देखो, तो हो गया 2 बाय, यानी कितना हो, सॉरी 2 इंटू 2 4 हो जाएगा। और v स्क्वायर बाय ओमेगा स्क्वायर, v स्क्वायर बाय ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो आर स्क्वायर 1/r, यानी कितना आ गया 4r। और r की वैल्यू 10 है तो कितना हो गया 40 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो गया 40 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है ना, तो ऐसे करना था, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर वाला कॉन्सेप्ट यूज करना था इसमें। नेक्स्ट हमारे पास में 18, the moment of inertia of thin disk of mass m and radius r about the specified axis is, कौन सी एक्सिस इसने कहा, ये 45 पर। यानी देखो कैसे, एक डिस्क अपने को दिया है, ये ओरिजेंटल लाइन है, और एक एक्सिस यहाँ से ऐसे जा रही है, 45 एंगल बना रही है ओरिजेंटल लाइन से, ये 45। हमें इस एक्सिस के अबाउट बताना है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। इसकी रेडियस हमारे पास में है, इसकी रेडियस आर है डिस्क की, ये डिस्क है। तो हमें बताना है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, इसका मास एम है और रेडियस आर है। तो देखो कैसे करेंगे, तो ये हो जाएगा। तो देखो इसी के पैरेलल मैं एक लाइन ड्रॉ कर लूँ यहाँ, तो मुझे मालूम है डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, यानी आई सेम हो गया। तो ये हमारे पास एक्स डैश हो गया, ये ए डैश हो गया, और यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखेंगे कितना हो जाएगा, आर साइन 45। ये क्या हो गया हमारे पास में डी। तो हमारे पास आ गया आई ए डैश इक्वल टू क्या होगा, आई सी एम प्लस एम डी स्क्वायर। और आई सी एम क्या है यहाँ, आई एक्स डैश है, जो कि कितना है, तो एम आर स्क्वायर बाई 2 प्लस एम, ये हो गया आर बाई √2 का होल स्क्वायर। फिर डायमीटर तो 4 हो जाएगा ना, डायमीटर के अबाउट है ना, इसके अबाउट है डायमीटर के अबाउट, एम आर स्क्वायर बाई 4, एम आर स्क्वायर तो कितना होगा ऊपर नीचे, यानी 3/4 एम आर स्क्वायर। ये आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से करना है। अच्छा ये एक चीज और याद रखिए आप, अगर मान लो रिंग अपने को, ये रिंग दिया मान लो, और ये इस एक्सिस के अबाउट अगर पूछा जाए, ये कैसे है मैं बता दूंगा आपको, अभी तो याद ही रखो आप। इस एक्सिस के अबाउट कितना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, ये एंगल लेकिन आपको दिया मान लो अल्फा है, ये रिंग है, इसका मास एम है और रेडियस आर है। इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा इस एक्सिस के अबाउट, ए डैश एक्सिस के अबाउट, तो वो होगा दरअसल आई ए डैश इक्वल टू, ये रिंग की बात कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा एम आर स्क्वायर बाई 2, और जीरो रखेंगे
तो जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। कितना होगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। अब ध्यान से देखो, अगर अल्फा में 0 करता हूँ, सॉरी ये गड़बड़ कर दिया मैंने, ये होगा साइन स्क्वायर अल्फा, क्योंकि अल्फा अगर 0 करूँगा तो रिंग क्या अबाउट, रिंग का क्या था हमारी स्क्वायर ना, अल्फा अगर 0 करूँ, हाँ सही है ना, सही है, कॉस स्क्वायर अल्फा है, क्योंकि अल्फा 0 करने का मतलब इसके अबाउट क्या होता है, तो 1 प्लस 1 एम आर स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन अल्फा अगर मैं 90 डिग्री करता हूँ, यहाँ अल्फा 90 डिग्री करता हूँ, 0 हो गया ना। अल्फा 90 डिग्री करने का मतलब क्या हो, डायमीटर के अबाउट ना, डायमीटर के अबाउट क्या होता है, हमारी स्क्वायर बाई 2। उसी तरह अगर डिस्क की बात करूँ मैं, तो डिस्क के केस में भी ऐसा आ जाएगा। ये डिस्क है मान लो हमारे पास में, इसका मास m है और रेडियस r है, और ये इसके साथ में ये जो एंगल है ये मान लो अल्फा बना रहा है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, यानी इस एक्सिस के अबाउट, तो आई ए डैश हो जाएगा mr²/4 1 प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। जैसे अगर अल्फा 0 हुआ तो इस एक्सिस के अबाउट क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 यानी mr²/2। लेकिन अल्फा अगर 90 डिग्री हुआ तो ये 0 हो जाएगा, तो इसके अबाउट आ गया ना mr²/4 डायमीटर के अबाउट। तो ये दोनों का याद रखना है, क्योंकि अभी इस तरह के क्वेश्चंस आए नहीं दरअसल। ठीक है, तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। चलो ये भी हो गया। आपकी नेक्स्ट क्लास कितनी बजे है? 4:15 हाँ 4 o'clock 4 बजे या 4:15 को है सर। 4:15 को है ना। चलो DPP 14 भी कर लेते हैं। बताइए। 10th, हम्म 8th, हम्म 7th, हम्म हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, देखो इसमें क्या हो रहा है। ग्लास प्रिज्म विद रिफ्रैक्टिंग एंगल अपने को दिया हुआ है, यानी क्वेश्चन नंबर 6, 7 है। ये हमारे पास में प्रिज्म है, और ये जो एंगल दिया है 60 डिग्री दिया है, और एज अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.52 फॉर रेड, यानी अपने को म्यू आर दिया है 1.52, और वायलेट यानी म्यू वी दिया है 1.6। A parallel beam of white light is incident on one face at an angle of incidence which gives minimum deviation for red light. Red light के लिए क्या दे रहा है, minimum deviation दे रहा है। तो deviation for red light, find the angle of incidence at the prism, वो तो आपने निकाल ली है ना। ये नॉर्मल है, यहाँ ये वाइट लाइट है, और रेड के लिए मिनिमम दे रहा है, बाकी एंगल भी इसने दे रखे हैं अपने को। तो यहाँ से क्या होगा, इसको जाना तो इधर था, लेकिन रेड का रिफ्रेक्ट इंडेक्स कम है, इसका डेविएशन क्या होगा, कम होगा।
वायलेट का क्या होगा, ज़्यादा होगा क्योंकि ज़्यादा नॉर्मल के पास आएगी क्योंकि उसका रेफ इंडेक्स ज़्यादा है। तो ये रेड है, ये वायलेट है। अब उसके बाद ये बाहर आएगी ऐसे लाइट रे। तो आप देख रहे हो कि वैसे तो काफ़ी स्मॉल एंगल है तो लाइट रे ऐसे आएगी और ये लाइट रे ऐसे आएगी। उसको पीछे बढ़ाओ, है ना, ये एंगल। तो ये हमारे पास में क्योंकि ये रेड है, ये वायलेट है, ये आपने निकाल ही लिया होगा। अब आगे क्या कह रहा है वो, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस अपने को मिल जाएगा यहाँ, है ना, क्योंकि आर के लिए इसने दे रखा है, बाकी एंगल भी इसने दिए हुए हैं, लेकिन आर के लिए कहा कि मिनिमम डेविएशन हो रहा है ना, तो आपको यहाँ से वैल्यूज मिल जाएगी। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस आपको रेड, उस रेड के उसके करस्पॉन्डिंग मिल जाएगा आपको, निकाल लिया हो तो आप लोगों ने निकाल लिया कि निकाल के दिखाऊं भाई, निकाल लिया ना हो तो कि बताऊं, निकाल लिया। निकाल लिया। अब ये कह रहा है कि एंगुलर विड्थ ऑफ द स्पेक्ट्रम बताओ कि क्या होगी। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 भी है ना हमारा, तो एंगुलर विड्थ मतलब वही जो मैं बोल रहा था एंगल, तो कैसे करेंगे उसको हम लोग, क्योंकि हम क्या करेंगे, डेल आर निकालेंगे, है ना, और क्या निकालेंगे, डेल भी निकालेंगे, उन दोनों का जो डिफरेंस होगा। तो डेल आर कैसे निकालेंगे, तो डेल आर इक्वल टू होगा आई प्लस ई आर माइनस ए, और डेल बी इक्वल टू क्या होगा, आई प्लस ई बी माइनस ए। अब ये तो दोनों इक्वल ही है, तो आपने ये तो निकाल ही लिया आपने, बस ये और निकालना है क्योंकि आई आपको मिल ही गया, आई यहाँ से मिल जाएगा, आई मिल गया तो आप यहाँ का एंगल बता सकते हो ना, R1 मिल गया क्योंकि इसका है ना, R1 मिल जाएगा तो R2 मिल जाएगा इसके लिए, तो R1 R2, क्योंकि R1 मिल गया R2 मिल जाएगा, क्योंकि R1 प्लस R2 60 डिग्री होगा, फिर यहाँ से नेल्स लो लगाओगे तो ए भी मिल जाएगा आपको। जो आरिवासन में इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वही एंगल क्या है यहाँ, ये डी थीटा है, मतलब यानी ये डेल भी ले लेते हैं ना, ये डेल ले लेते हैं, मतलब डी थीटा ले लेते हैं, तो डेल ये डी थीटा आ गया हमारे पास, यहाँ से निकाल लो, ठीक है। अब आप देखोगे डी थीटा काफी स्मॉल आ रहा है। अब आगे क्या कह रहा है वो, आगे कह रहा है, तो इसने कुछ पूछा है, हाँ एंगुलर डिस्पर्शन ही पूछ रहा है वो, एंगुलर विड्थ मतलब एंगुलर डिस्पर्शन ही पूछ रहा है वो, ठीक है ना, ये क्या है, एंगुलर डिस्पर्शन ही है। इसी को ये एंगुलर विड्थ बोल रहा है। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि द लेंथ ऑफ द स्पेक्ट्रम इफ इट इज फोकस्ड ऑन स्क्रीन बाय लेंस ऑफ फोकल लेंथ 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ देखो कैसे करेंगे, फोकल लेंथ उसका दे रखा है, तो कहने का मतलब ये होगा कि आपको डी थीटा मिल गया। अब आप क्या करोगे, यहाँ लेंस लगाओगे, तो आप देख रहे हो कि ऑलमोस्ट क्या है, बिल्कुल पास में रेज है ना, यानी एक तरह से देखा जाए तो रेज क्या होगी, एक तरह से ऐसे पैरेलल हो जाएगी एक तरह से, ये विड्थ पूछ रहा है वो इस पर, तो ये विड्थ नहीं बता सकते हो क्या होगा, क्योंकि ये ऑलमोस्ट क्या हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा, क्योंकि आप ये देखो कि अगर ये मान लो इन्फिनिटी से रेज आती है इधर से, तो सबके सब यहाँ जाके फोकस होती है, स्मॉल एंगल बनता ना यहाँ, तो इसका मतलब ये 100 हो गया, तो ये विड्थ पूछ रहा है, तो ये विड्थ क्या होगी, मैंने मान लिया कि वाई है, ये हो जाएगा वाई इक्वल टू 100 सेंटीमीटर में इंटू डी थीटा। जो डी थीटा आएगा वो किस में आना चाहिए, लेकिन रेडियन में आप रखोगे यहाँ, तो आंसर आ जाएगा आपका सेंटीमीटर में, ठीक है। और डी थीटा किस में रखना है, ये रेडियन में रखना है, ये विड्थ पूछ रहा है वो, बस ये था, इतना ही था। निकाल लोगे ना ये तो भाई, क्योंकि आई मिल गया ना, आई मिल गया तो आपको यहाँ का आई मिल गया, तो यहाँ का
वायलेट के लिए R1 मिल जाएगा, वायलेट के लिए R2 मिल जाएगा, R2 मिल जाएगा तो EV भी मिल जाएगा आपको, है ना। लाओ ये करके दिखाऊं उसको, कर लोगे मेरे ख्याल से यार, सिंपल ही क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा दिख रहा था आपको क्या है इसमें। क्वेश्चन नंबर 10, मैं ये कह रहा हूँ आप ऐसे देखो, मान लो अगर ये ऐसा होता, इसने कहा कि विड्थ बताओ, तो लेंस लगाएंगे तब ना उसका वो बनेगा वो। मान लो ये रेज इन्फिनिटी से आ रही है, जो कि बिल्कुल प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो आप देखोगे कि ये जो एंगल यहाँ बनेगा काफी स्मॉल एंगल बनेगा कि नहीं बनेगा ये? इसमें हमने उल्टा कर लिया, इधर से जा रही थी रेज, तो ऑलमोस्ट क्या हो जाएगी, सब पैरेलल हो जाएगी ना। तो ये डिस्टेंस क्या हो गई, इसका मतलब एफ हो गया ना, और ये एंगल क्या हो गया, डी थीटा। तो ये पूछ रहा है कि ये क्या है, क्योंकि यहाँ स्क्रीन लगाओगे ना आप, ये विड्थ पूछ रहा है वो, यानी वो वाई पूछ रहा है कि वाई क्या होगा। अभी भी नहीं समझ में आया? हम्म। समझा सर। क्वेश्चन नंबर 10, A wire is vibrating in its fundamental mode. Wire AB is in resonance with resonance tube, in which air column is also vibrating with its fundamental mode. Sound speed अपने को दिया हुआ है, लीनियर मास साउंड स्पीड यानी उस एयर कॉलम के लिए बात कर रहा है, 400 मीटर पर सेकंड दिया है। लीनियर मास डेंसिटी ऑफ AB वायर भी दिया हुआ है। तो ये कह रहा है कि वैल्यू ऑफ मास, किसका मास बताना भाई है। अच्छा ये जो इधर दिया है, कर लेंगे कोई दिक्कत नहीं, फिगर बना लेते हैं पहले। तो ये हमारे पास में यहाँ स्ट्रिंग है, और ये पुली से होता हुआ, यानी ये पुली फिक्स है इधर, ये बी पुली है, और फिर उसके बाद एक और यहाँ नीचे पुली है, और ये मास यहाँ अटैच है, और ये मास यहाँ भी अटैच है, ये 2m है, और ये फंडामेंटल मोड में वाइब्रेट कर रहा है स्ट्रिंग, और ये जो एयर कॉलम है वो भी फंडामेंटल मोड में वाइब्रेट कर रहा है। ये ग्राउंड है, ये फंडामेंटल मोड है इसका, और ये जो डिस्टेंस दिया है इसने ये x/2 है, यहाँ एयर दिया हुआ है। ठीक है, अपने को क्या क्या दिया है इसने, अपने को साउंड की स्पीड दिया है 400 मीटर पर सेकंड है, अपने को म्यू अपने को दिया हुआ लीनियर मास डेंसिटी 10⁻⁻4 kg पर मीटर है, जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया है, तो हमें एम की वैल्यू बताना है। तो क्या कह रहा है, पहले समझना पड़ेगा वापस से। AB is vibrating in its fundamental mode where AB is in resonance with resonance tube। इसका मतलब दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या है, यहाँ सेम है ना, बस यही बताना है। दोनों की रेजोनेंस, दोनों रेजोनेंस होने का मतलब क्या हुआ, दोनों की फ्रीक्वेंसी सेम है। जैसे आप लोग रेजोनेंस में हो तो आपकी और हमारी फ्रीक्वेंसी वो अलग बात मिलती नहीं है ना। आप कहीं और रास्ते पे चल रहे हो, हम लोग कहीं और चल रहे हैं। अगर जिस दिन हमारे और आपकी फ्रीक्वेंसी मैच कर जाएगी, उस दिन क्या होगा, फिर रेजोनेंस होगा, तब आपका क्या होगा, सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो क्या होगा, देखो इसमें ये क्या है, लेंथ इसका ये x है। तो अब इसका फंडामेंटल मोड में है, तुम्हें मालूम है स्ट्रिंग के लिए अगर मैं लिखूंगा तो एफ एस इक्वल टू क्या लिखेंगे, एफ एस इक्वल टू, देखो बाकी लोग तो पता नहीं कहाँ टहलने निकल गए, अभी आ रहे हैं। एफ एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, हो जाएगा 1/2x, ये x, और रूट टी, टी मतलब इसमें टी, उसको मैं टी नोट ले लेता हूँ, बाई म्यू। और इसके लिए लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, एस पाइप, एफ पी, पाइप का बात करेंगे, कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा वी सी, साउंड की स्पीड, बाई 4, लेकिन ये कितना है, x/2। तो ये दोनों क्या होने चाहिए, सिंस एफ एस इक्वल टू क्या है यहाँ, एफ पी है, ये कह रहा है ऐसा।
तो अब आप यहाँ देखो, यहाँ का टेंशन कितना है, यहाँ का टेंशन टी नॉट है, यहाँ का कितना है, टी नॉट है ना। तो आपको याद होगा ये तो स्टेशनरी है, यहाँ का टेंशन कितना आता है, बताया था, कितना आया था, टी 2 m1 m2 बाई m1 प्लस m2 इंटू जी। याद आ रहा है भाई, ये आ गया। तो टी नॉट क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ का भी टी, यहाँ का भी टी, यहाँ का भी टी, यहाँ का भी टी, तो टी नॉट इक्वल टू लिखेंगे 2t, है ना। तो 2t आ गया, यानी 2t, टी की वैल्यू ये है, इसको यहाँ रख दो, दोनों को इक्वल कर दो, आ जाएगा आंसर। समझ में आ गया कैसे कर रहा हूँ मैं, कुछ था नहीं, सिंपल ही क्वेश्चन था ये मेरे ख्याल से आया हुआ क्वेश्चन है एडवांस में। तो कुछ नहीं, इन दोनों की फ्रीक्वेंसी को सेम कर देना है, तो इसके फंडामेंटल इसके फंडामेंटल दोनों इक्वल हो गए, बस आ गया। टी नॉट की वैल्यू यहाँ से लेना है, टी आपको दे रखा है, रख दो इसको, ऐसे करना। क्लियर है भाई क्वेश्चन? हाँ सर। हाँ सर। मैंने आपको पहले कहा भाई देखो, ढंग का वाईफाई ले लो यार, मैं तो फिर एक साल भर आना जाना ही लगा रहेगा, है ना। और फिर आने जाने में तो फिर आना जाना ही है, फिर आप समझ रहे हैं ना, फिर आपका भी फिर आईआईटी आना जाना ही कर देगा वो। इसलिए इतना पैसा खर्च करो, वो ढंग का ले लो, कम से कम ये नुकसान नहीं होगा, फिर आते पे चले जाते हो ये। चलो फिर आज इतना ही। अब आपको होमवर्क में और क्या क्या करना है, कहाँ तक दिया मैंने होमवर्क, डीपीपी कहाँ तक दिया हुआ है? 14 तक ही दिया 14 था। तक। हाँ, तो अब नेक्स्ट डीपीपी हमारी है 15 और 16, एक तो ये हो गया, और ग्रेविटेशन का एक्सरसाइज 2 कंप्लीट हो गया। पार्ट 3 पार्ट बचा पार्ट है। 3 बाकी है। तो फिर पार्ट 3 करना है, पार्ट 4 हो गया उसका। नहीं सर। नहीं सर। हाँ, तो फिर पहले पार्ट 3 पार्ट 4 करो, बाद में जाएंगे डीपीपी पे, ठीक है। कल है ना क्लास? नहीं सर। है, अच्छा फिर संडे को है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो 2 डीपी यही करो फिर आप अभी, अगर जिससे हो जाए तो वो डीपीपी भी कर लो यार, आपके सर फायदे के लिए कर रहा हूं, नुकसान के लिए थोड़ी कर रहा हूँ। ये रिकॉर्डिंग बंद कर दो आप, हाँ?